फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सीमा। मेरे यूट्यूब चैनल लॉ फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिसीमा अधिनियम 1963। इस अधिनियम की पढ़ेंगे आज हम धारा 10। पहले के वीडियोस में पहले की धाराएं पढ़ चुके हैं हम। आज पढ़ेंगे धारा 10। इसकी जो बनने की जो डेट है परिसीमा अधिनियम की, वो क्या है, यानी इनेक्टमेंट की डेट, यानी जो राष्ट्रपति की जो उस पर अनुमति मिलती है वो वाली डेट क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। तो आगे पढ़ते हैं हम धारा 10। देखिए धारा 10 क्या है, न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। ये जो धारा 10 है हर किसी पर लागू नहीं होती है, ये न्यासियों और उनके प्रतिनिधियों इन पर ही लागू होती है। जो धारा 10 है ये अपवाद का काम करती है, इनके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। अगर इनके लिए लिमिटेशन पीरियड क्यों नहीं है, क्यों जो ट्रस्ट की गई हुई प्रॉपर्टी है उसके संबंध में कोई कपट ना कर सके, चीटिंग ना कर सके या किसी तरह का कोई गबन ना कर सके। अगर इसके अंदर और इसमें कोई प्रतिफल नहीं होता है, अगर इसके अंदर कोई प्रतिफल आ जाएगा तो लिमिटेशन लागू हो जाएगी इस पे, फिर वो अपवाद नहीं रहेगा। देखिए ये जो आर्टिकल है इसके अनुसूची में परिसीमा अधिनियम की में, तो उसमें ये जो ट्रस्ट से रिलेटेड आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल 92 to 96, अनुच्छेद 92 से 96 तक के। जो अनुच्छेद 92 और 94 हैं ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, जिनकी की लिमिटेशन पीरियड है 12 ईयर्स, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं आर्टिकल 93 और 95, इनमें लिमिटेशन पीरियड है 3 ईयर्स। और जो 96 है ये कॉमन है, ये दोनों के लिए है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके लिए लिमिटेशन पीरियड है वो 12 ईयर्स है। तो ये था इस धारा 10 का बेसिक। अब देखिए धारा 10 क्या कहती है, बेर एक्ट की लैंग्वेज से पढ़ते हैं। इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम से पूर्वगामी उपबंध जो धारा 10 से पहले की जो धाराएं हैं उनमें किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसमें संपत्ति किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास निहित हुई हो, किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए। देखिए विनिर्दिष्ट प्रयोजन को अंडरलाइन कर लीजिए, न्यास निहित को अंडरलाइन कर लीजिए आप, हो, अथवा उसके विधिक प्रतिनिधियों या समनुदेशितियों के विरुद्ध जो कि मूल्यवान प्रतिफलार्थ समनुदेशिति न हो। देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसके या उनके हस्तगत ऐसी संपत्ति या उसके आगमों का पीछा करने के प्रयोजन से या उस संपत्ति या उसके आगमों के लेखा के ये कोई वाद कितना भी समय बीत जाने के कारण वर्जित न होगा। देखिए सेक्शन के टुकड़े करते हैं, क्या कहती है कि जो संपत्ति होगी वो विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए होगी, न्यास निहित होगी, विधिक प्रतिनिधि होंगे, समूह निदेशित होंगे, जो कि मूल्यवान प्रतिफलार्थ नहीं होगा। ये देखिए क्या 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 कंडीशन है, देखिए इससे कंडीशन निकल के आती है धारा 10 के से किसी जो न्यास है वह अभिव्यक्त न्यास होगी, और न्यास का विशिष्ट प्रयोजन होगा, और संपत्ति का न्यासधारी या उसके विधिक प्रतिनिधि या समूह निदेशिति, 3 चीजें हो गई इसमें। देखिए न्यासधारी, विधिक प्रतिनिधि, समूह निदेशिति में विहित होनी चाहिए कि नहीं, अन्य व्यक्तियों में नहीं होगी। और ऐसे व्यक्ति में संपत्ति बिना मूल्यवान प्रतिफलार्थ के निहित होगी। और ये जो वाद होंगे वो किन किन के लिए होंगे, कैसे, देखिए वाद होंगे न्यस्त संपत्ति या उसके आगमों के लिए, या न्यस्त संपत्ति या उसके आगमों के लेखे के लिए। ये बातें निकल कर आती हैं धारा 10 को पढ़ने के बाद, तो आप प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिए। स्पष्टीकरण है इसका एक, देखिए स्पष्टीकरण क्या कहता है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी हिंदू, मुसलमान या बौद्ध धार्मिक या खैराती विन्यास में समाविष्ट कोई भी संपत्ति एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास निहित ही समझी जाएगी। वो
ये विनिर्दिष्ट प्रयोजन ही हो गए इसके, हिंदू, मुसलमान या बौद्ध, धार्मिक या खैराती। और जो संपत्ति का प्रबंधक होगा वह ट्रस्टी समझा जाएगा, वो न्यासी समझा जाएगा। देखिए इसका एक केस लो भी है। बाबा चरणदास उदासी बनाम महंत दास बाबा जी, चेला बाबा लक्ष्मण दास उदासी, AIR 2000 SC 1610। जो मठाधिपति होता है उसकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी इस मामले में। तो फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये निर्णय दिया कि जो परिसीमा अधिनियम की जो धारा 10 है वो इस मामले में लागू नहीं होगी। और वो इस मामले में क्यों लागू नहीं होगी? क्योंकि ये धारा न्यासी के विरुद्धवाद में परिसीमा को अपवर्जित करती है, इसलिए इस मामले में ये धारा 10 लागू नहीं होगी, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी धारा 10। मैंने इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और जो मैंने चीज़ें बताई हैं प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिए। धारा 11, देखिए धारा 11 क्या बात करती है? जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर वाद। ये है धारा जो लेक्स फोरी है, यानी देशीय विधि है। मतलब जहां आप वाद संस्थित करेंगे वहीं का कानून, वहीं की विधि लागू होगी। द लॉ ऑफ द लैंड अप्लाई होगा। और ये जो धारा है ये संविदा पर लागू होती है, ये संविदाओं की ही बात करती है। देखिए इसका क्लोज 1 क्या कहता है? जम्मू कश्मीर राज्य या विदेश में की गई संविदाओं के आधार पर उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है। क्लोज 1 बताता है जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, संस्थित किए गए वाद इस अधिनियम में अंतर्विष्ट परिसीमा विषयक नियमों के अधीन होगी। क्या बात करता है इसका क्लोज 1 कि ये जो इसमें बात कही गई है जम्मू कश्मीर राज्य या विदेश, तो जम्मू कश्मीर राज्य को तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद से हटा दिया गया है, ये यूज नहीं होगा वर्ड यहाँ पे हम विदेश में की गई संविधाओं के आधार पर शब्द को लेंगे। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन में किया और सूट फाइल इंडिया में किया तो लेक्स फोरी होने के कारण, इंडिया में सूट फाइल होने के कारण लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू होगा। देखिए इसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं। ए और बी ने फॉरेन में एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो बी ने सूट फाइल किया दिल्ली में और दिल्ली है इंडिया में, और तो दिल्ली में लागू होता है लिमिटेशन एक्ट 1963। तो यहाँ पे इंडिया का लॉ अप्लाई होगा। अब देखिए इसका क्लोज 2 क्या बात करता है? क्लोज 2 बात करता है जम्मू कश्मीर राज्य या विदेश में प्रवर्त परिसीमा विषय कोई भी नियम उस राज्य या विदेश में की गई किसी संविदा पर आधारित वाद में जो उक्त राज्य क्षेत्रों में संस्थित किया गया हो। देखिए क्लोज 1 से अलग बात करता है क्लोज 2, जो उक्त राज्य क्षेत्रों में संस्थित किया गया हो तब के सिवाय प्रतिरक्षा न होगी। इसके 2 अपवाद हैं। 2 अपवाद क्या हैं? उस नियम ने उस संविदा को निर्वापित कर दिया हो यानी समाप्त कर दिया हो। और इसका बी पॉइंट बात करता है पक्षकार ऐसे नियम द्वारा विहित काल के दौरान उस राज्य या विदेश में अधिवासी थे, यानी वहां पे डोमिसाइल थे, कि उस कंट्री का लॉ अप्लाई होगा जहां पर पार्टी केस फाइल करेगी। वहां पे आप इस बात की प्रतिरक्षा नहीं ले सकते कि उस देश के लॉ लिमिटेशन से सूट बार हो गया है। देखिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट किया और फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेशन पीरियड है वो 1 ईयर है और इंडिया में जो लिमिटेशन पीरियड है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 ईयर है।
तो वहाँ पे 1 ईयर होने के बाद उनकी 1 ईयर तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की फॉरेन में, तो 1 ईयर होने के बाद में उनकी जो संविदा है वो समाप्त हो गई। अब वो इंडिया में दिल्ली में सूट्स फाइल करते हैं और वहाँ जो इंडिया में लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो लागू होगा और उसमें जो लिमिटेशन पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो 3 इयर्स है। तो वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं ले सकते कि सूट वहाँ पे संविदा वहाँ पे समाप्त हो चुकी है, वहाँ के लॉ ऑफ लिमिटेशन से सूट बाहर हो गया, यानी फॉरेन के लॉ ऑफ लिमिटेशन से सूट बाहर हो गया है। ये अपवाद है। देखिए, यानी फॉरेन का जो रूल है, जो लिमिटेशन एक्ट है वो फॉरेन में लागू है और उसने उस संविदा को खत्म कर दिया है और आपने दिल्ली में सूट फाइल किया, तो आप ये प्रतिरक्षा ले सकते हैं कि इंडिया में जो लिमिटेशन एक्ट लागू है उसमें इसकी 3 इयर्स लिमिटेशन पीरियड दे रखा है। इसका बी पॉइंट बात करता है कि जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तब भी वह वहीं रह रहे थे और लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स है कॉन्ट्रैक्ट का, तो भी वो वहीं रह रहे हैं, तो वो इस बात की प्रतिरक्षा ले सकते हैं। ये कहता है इसका क्लॉज बी। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी धारा 11। आई होप आपको समझ में आई होगी। ये थोड़ी सी टिपिकल है ये सेक्शन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे मिलते हैं हम आगे की धाराओं के साथ। धन्यवाद।